तो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही इनको डेफिनेटली अपने बाकी प्रोफेशनल सर्कल में शेयर कीजिएगा। साथ ही आप देख सकते हो बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल के क्यूआर कोड्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगे। इनको आप स्कैन करके मुझे इन पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का क्या एजेंडा है? 4 नए सर्कुलर्स आए हैं। चारों के कैप्शंस ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो हम एक-एक करके चारों सर्कुलर्स को समझेंगे, क्या वो कह रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है और कैसे हमें वो बेनिफिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ में उसको कंबाइन कर लिया है ताकि हम एक साथ सारे सर्कुलर्स देख सकें। तो देखिए, पहला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 240, जो कि आया है आपका 31 दिसंबर को, और ये बात कर रहा है किस रिगार्ड में? क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईटीसी अवेल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर where the services they are being specified under section 9 subsection 5 of the CGST Act, they are being supplied through their platform. बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, अगर आप स्विगी जोमेटो के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हो, जितने भी रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं जो आप उनके थ्रू आप डिलीवर कर रहे हो, तो ईसीओ को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आपका टैक्स डिपॉजिट कराना होता है। इस तरह की और क्या क्या सर्विसेज थी? अकोमोडेशन सर्विसेज हो गई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, हाउस कीपिंग सर्विसेज हो गई। तो ये सारी सर्विसेज आपके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होती है। इनके रिस्पेक्ट में क्या आईटीसी के रिस्पेक्ट में रिवर्सल के टॉपिक को इन्होंने क्लियर किया है? कैसे क्लियर किया है दोस्तों? देखिए, रेफरेंस दी गई है इन्होंने सर्कुलर नंबर 167 की, जो बहुत फेमस हुआ था 2021 में, जब एग्जैक्टली रेस्टोरेंट सर्विसेज को इसके अंदर लाया गया था। जिन्होंने कहा था which clarified that electronic commerce operator they are required to pay tax under section 9 subsection 5 of the CGST Act, ठीक है, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स देयर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। अब इसी बात को आगे फर्दर इलेबोरेट करते हुए इन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया और साथ में क्लैरिफाई किया। क्वेश्चन क्या और फिर क्लैरिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। पहला कंसर्न क्या है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, they are liable to reverse the proportionate ITC on its inputs and input services to the extent of supplies which are made under section 9 subsection 5, यानी 9(5) के अंदर जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या उनको आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत है या नहीं है। तो देखिए, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है या नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि ईसीओ जो है दो तरह की सप्लाई कर रहा है। पहली चीज, जो सप्लाई नोटिफाई है 9 सबसेक्शन 5 में, यानी वो टैक्स पे करेगा उस रेस्टोरेंट सप्लायर का या वो सप्लायर का जिसको जो 9(5) में कवर हो रहा है, ठीक है, यानी सप्लाईज व्हिच आर नोटिफाइड अंडर 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर व्हिच ही इज लायबल टू पे टैक्स एज इफ ही इज द सप्लायर। सेकंड सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ हिज ओन सर्विसेज by providing his electronic platform for which he charges the platform fees, commission etc. तो जब भी आपने ऑर्डर किया होगा स्विगी जोमेटो के थ्रू, तो आप देखते होगे नीचे प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग चार्जेस इस तरह से लगे हुए आते हैं, ठीक है, अनलेस कि आप उसकी मेंबरशिप ले ले। तो ये वो खुद की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में जो सेकंड पॉइंट, जो वो खुद की सर्विसेज दे रहा है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं से इनपुट्स भी लेता होगा, इनपुट सर्विसेज भी लेता होगा। तो क्या इस इनपुट या इनपुट सर्विसेज को प्रोपोर्शनेटली उसको रिवर्स करना होगा? ये सवाल है। अब इसका फाइनल इन्होंने कंक्लूजन या आंसर क्या दिया कि देखिए, जो सर्विसेज वो 9(5) की सप्लाईज के एज पर दे रहा है, वो तो वो कैश में ही टैक्स पे करेगा, उसके लिए तो वो क्रेडिट यूटिलाइज कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो वो खुद की सप्लाईज कर रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लगाएगा, तो उसमें जो उसने प्रोक्योर करी है इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज, तो डेफिनेटली वो क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हैं और उस क्रेडिट को आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करने की नीड नहीं है। वही बात इन्होंने इसके अंदर फाइनली पॉइंट 6 में कही है। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट ECO will be required to pay full tax liability on account of the supplies under section 9 subsection 5 of the CGST Act only through the electronic credit ledger, यानी वो वाली जो सप्लायर की लाइबिलिटीज को पे करनी है अपने थ्रू, वो तो कंप्लीटली कैश में पे होगी। द क्रेडिट अवेल्ड बाय हिम in relation to the inputs and input services used to facilitate such supplies cannot be used for discharge of such tax liability under 9(5) of the CGST Act. However, such credit can be utilized by him for discharge of his own tax liability in respect of the supplies of the services on his
ओन अकाउंट, जो उसकी खुद की सप्लाई है सर्विसेज की, उसके अगेंस्ट में आप आईटीसी को एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करोगे। जो आपने 9/5 की सप्लाई के रिस्पेक्ट में आपको पे करना है वो कंप्लीटली आप कैश लेजर के थ्रू ही पे करोगे, इसमें आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं करोगे। तो पहली क्लैरिफिकेशन हमारी ये थी। दूसरा सर्कुलर दोस्तों जो आ जाता है, ये आता है आपका सर्कुलर नंबर 241। ये भी 31 दिसंबर को आया है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में जो आईटीसी की कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आईटीसी की बड़ी सारी कंडीशन है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्या कहता है कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एक्सेट्रा हो गया। आपको गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, गुड्स या सर्विसेज, आपने रिटर्न्स टाइमली भरी होनी चाहिए, आपके टू बी में अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इस तरह की कंडीशन है अपनी। लेकिन ये किस कंडीशन की बात कर रहा है? ये उस कंडीशन की बात कर रहा है जहां पे हम क्लियरली क्या कह रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड का मीनिंग क्या है, ये इस सर्कुलर में बात करी जा रही है स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट टू एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब देखिए, रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। Seeking clarification on availability of the ITC referred to as per the clause B subsection 2 of section 16, जो कि received word की बात करता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? जहां सप्लायर ने रिसिपिएंट को या जो उसका अल्टीमेट यूजर है उसको गुड्स अपनी फैक्ट्री गेट पे डिलीवर कर दी। अब हो सकता है वहां से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज तो सप्लायर ने कर दिए, बट अल्टीमेटली ओनरशिप तो पास हो गई रिसिपिएंट को। चाहे तो अब रिसिपिएंट खुद से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा सकता है या फिर सप्लायर रिसिपिएंट के बिहाफ पे ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, इट हैज बीन स्टेटेड दैट इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इज जनरली एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में यूजुअली क्या होता है? एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, that is the vehicle, passes to the dealer at the factory gate of the OEM when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer and the delivery of the part of OEM is complete at his factory gate। यानी फैक्ट्री गेट पे एक तरह से ओनरशिप हो जाती है पास, और उसी टाइम डिलीवरी को कंप्लीट मान लेते हैं। उसके बाद जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो अकॉर्डिंगली आगे देखी जाएगी रिसिपिएंट के थ्रू। The transport, it may be arranged by the OEM on behalf of the dealer, and where the insurance is arranged, it may also be done on behalf of the dealer. Any claim in case of loss has to be lodged by the dealer. Dealer also duly accounts for the invoice in his books of accounts on such delivery of vehicles at the factory gate of the OEM. द डीलर अवेल्स द आईटीसी। अब जो सवाल है ना दोस्तों, अब जो ये डीलर है जिसने परचेज किया, जो रेसिपिएंट है, वो इनपुट कब ले, आईटीसी वो कब क्लेम कर सकता है? क्या वो गुड्स रिसीट हम उस फैक्ट्री गेट पे मानेंगे या फिर जब एक्चुअल में रेसिपिएंट को मिल जाएंगे तब मानेंगे? ये सवाल है। अब देखिए, some field formations are taking a view that ITC can be availed by the dealer only after the vehicles they are being physically received by him at his business premise। लेकिन जो डीलर्स थे वो क्या कह रहे थे? भाई एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर ने अपने गेट पे जब छोड़ा तभी से उसकी ओनरशिप मेरे पास आ गई थी, तो तभी आई एम लायबल टू क्लेम दी आईटीसी, क्योंकि वो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ये कंफ्लिक्ट है और इसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन क्या दी गई है वो ये कंप्लीट सर्कुलर उससे डील कर रहा है। तो देखिए, एज पर द टर्म्स ऑफ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हमने डील किया, गुड्स क्या हुए? दे आर बीइंग हैंडेड ओवर बाय द ओईएम्स टू द ट्रांसपोर्टर एट हिज फैक्ट्री गेट फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द डीलर, ताकि वो डीलर के पास आगे चला जाए। अब ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो डीलर अरेंज करे या वो ओईएम अरेंज करे, डिपेंडिंग ऑन जैसा भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर ओईएम भी करेगा तो वो ऑन बिहाफ ऑफ डीलर होगा। एंड इफ इंश्योरेंस इज अरेंज देन इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर, एंड एनी क्लेम इन केस ऑफ लॉस हैज टू बी लॉज्ड बाय द डीलर इटसेल्फ। In such scenario, the property in the said goods can be considered to have been passed on to the dealer by the OEM upon handing over the goods to the said goods to the transporter at his factory gate। यानी फैक्ट्री गेट पे ही एक तरह से ओनरशिप पास हो गई, मीनिंग thereby that the goods can be considered to have been delivered to the registered person, that is the dealer, by the OEM। ठीक है, अब इसी बात को प्रिंसिपल को लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट द रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी
consider to have received the goods at the time of such handing over of the goods by the supplier to the transporter at his factory gate. यानी अब हम उसको रिसीव्ड मान लेंगे उसी फैक्ट्री गेट पे ही, और अकॉर्डिंगली वो रिसीव वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और जो डीलर है वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। इसी को फर्दर आगे इलैबोरेट करते हुए उन्होंने कहा कि खाली ऑटोमोबाइल सेगमेंट में ही नहीं, कभी भी किसी भी और इंडस्ट्री में अगर आपका इस तरह का एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे ही आपकी ओनरशिप पास हो जाती है तो आपके केस में आपके वो गुड्स रिसीव मान लिए जाएंगे। तो देखिए, द सेम प्रिंसिपल इज बीइंग एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई of the other goods also, where the contract between the supplier and the recipient is the ex works contract, and as per the terms of the contract, the goods they are to be delivered by the supplier to the recipient or to any other person on behalf of the recipient. ठीक है, at his place of business, and the property in the goods shall be considered, shall stand to be transferred to the recipient at that point ऑफ टाइम इटसेल्फ, और अकॉर्डिंगली जो कंडीशन है रिसिप्ट की वो फुलफिल हो जाएगी, और जो रिसिपिएंट है या डीलर है या जो भी आपका बायर रहेगा उस वो अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम करवाएगा कर पाएगा, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई हो। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब जो एक और आता है आपके पास सर्कुलर, वो आता है सर्कुलर नंबर 242, सेकेंड लास्ट सर्कुलर, अगेन 31 दिसंबर को, और ये किसके बारे में बात कर रहा है? Clarification in respect to place of supply of the online services supplied by the supplier of services to the unregistered recipient. अब दोस्तों मेजरली क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन होने लग गई है, ऑनलाइन ही आपको इतनी सारी सर्विसेज मिल जाती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, सब कुछ ई बुक्स मूवीज सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हो। इन्हीं के रेस्पेक्ट में अब जब सब्सक्रिप्शन आप बाय करते हो तो क्या एज अ बायर आप क्या क्या डिटेल्स उनको दे रहे हो, क्या आप अपनी स्टेट स्पेसिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर है। तो देखिए क्या कंसर्न आया था कि भाई करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मेंशन हो पा रहा है, किस केसेस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय सच डीलर्स जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, ईदर देमसेल्व्स और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू द अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो स्टेट्स में एलोकेशन होता है ना रेवेन्यू का, दैट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेट्स ही प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करोगे इनवॉइस पे ट्रांजैक्शन के टाइम पे, तो अकॉर्डिंगली फर्दर एलोकेशन नहीं हो पाएगा फंड्स का। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया प्रॉब्लम क्या है, दिस इज रिजल्टिंग इनटू रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई टू द रॉन्ग स्टेट। Request has been made to clarify the issue so as to ensure the correct declaration of place of supply कि भाई सही place of supply आप बताइए by the supplier of such services to the unregistered recipient, ताकि आप सही तरीके से वो बता पाए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने आगे इसी बात को इलैबोरेट करते हुए क्या कहा कि भाई ऑनलाइन सर्विसेज जो ओआईडीआर की सर्विसेज हो गए, एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट हो गया, आपका क्लाउड सर्विसेज आप दे रहे हो, ई बुक्स मूवीज म्यूजिक सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा हो गए आपके थ्रू विच इज बीइंग डन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट हो गया, आपका डिजिटल डेटा स्टोरेज एक्सेट्रा हो गया, ऑनलाइन गेमिंग एक्सेट्रा हो गया। तो इस तरह की जो भी सर्विस हो रही हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है यानी ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, दे शुड मेक श्योर कि वो प्रॉपर प्लेस ऑफ सप्लाई डाले। अब ये बात लिखी भी कहां पे हुई है, तो देखिए दोस्तों रूल 46 जो टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स के बारे में बात करता है, वो क्लियरली कहता है in case involving supply of online money gaming or in cases where any taxable service is being supplied through electronic commerce operator या फिर OIDR सर्विसेज के केस में, और आपने ये सर्विसेज किसको दिया, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो वट एवर मे बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे 100 रुपए हो, 200 रुपए, 50 रुपए हो, 1000 हो, लाख हो, आपको उस पर्सन की स्टेट जरूर लिखनी है। स्टेट क्यों लिखनी है, ताकि प्रॉपर प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन हो, प्रॉपर टैक्स एलोकेशन हो अमंग स्टेट्स। तो जो भी अगर ये नहीं करेंगे तो उन पे पेनल्टी भी आ जाएगी। अब ये पेनल्टी की बात कहाँ लिखी हुई है, पेनल्टी है सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई में, जो कहता है कि अगर आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई किया, मींस अगर आपने प्रोविजन नहीं फॉलो किए, तो आप पे एक पेनल्टी लग जाएगी 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसजीएसटी, यानी अप टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज की आप पे पेनल्टी आ सकती है। दैट मीन्स इफ इन केस यू आर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको इनवॉइस में उसका स्टेट मेंशन करना जरूरी है। पहली चीज तो एड्रेस मेंशन कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको स्टेट तो कंपलसरी लेनी है, ताकि आप प्रॉपर जो है अपने रिटर्न्स फाइल करते वक्त अपना स्टेट आप स्पेसिफाई कर पाए, और अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न्स फाइल हो, और आगे टैक्स एलोकेशन जो स्टेट्स का होता है वो प्रॉपर हो पाए। लास्ट जो सर्कुलर है दोस्तों, सर्कुलर नंबर 243, अब ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है वाउचर्स के बारे में।
वाउचर्स के रिस्पेक्ट में जीएसटी में हमेशा एक इशू रहा है, एक डिबेट रही है, बिकॉज अलग अलग अथॉरिटीज ने अलग अलग एडवांस रूलिंग्स दिए, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज दिए हैं। तो एक इशू रहा है कि क्या वाउचर्स पे जीएसटी आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, पूरी बात इन्होंने इसमें क्लैरिफाई करी। अब ये चारों जो सर्कुलर्स आए हैं ना दोस्तों, ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आए हैं। उस टाइम जब हमने प्रेस रिलीज पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, एप्लीकेबल कब होगा या इनकी प्रॉपर जब तक क्लैरिफिकेशंस या नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स एक्सेट्रा नहीं इशू हो जाएंगे तब तक ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। अब क्योंकि सर्कुलर्स आ गए, 3 हम पढ़ चुके, एक और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नाउ यू कैन कंसिडर इट कि अगर आपका कोई भी ऐसा मैटर चल रहा है तो आप डेफिनेटली इनको एज सपोर्टिंग लगा सकते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स में इनको प्रेजेंट कर सकते हो इन सर्कुलर्स को। तो अगर आपका वाउचर्स का केस है तो अब आपके लिए ये एक सर्कुलर है, एक ये बेनिफिट करेगा आपको, आपको रिलीफ देगा। देखिए, रेफरेंसेस दे हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री as well as the field formation seeking clarity on various issues with respect to the vouchers, whether transaction in vouchers their supply of goods or services, whether the GST is leviable on the trading of vouchers by the distributor or sub-distributor, whether the unredeemed vouchers जो है यानी जो ब्रेकेज, जो चेन ब्रेकेज आ जाती है, they are taxable or not, ये सारी बातें सर्कुलर में क्लियर करी हुई जो कि है सर्कुलर नंबर 243। अब पहली चीज, सबसे मेन क्वेश्चन क्या हो गया कि क्या भाई वाउचर टैक्सेबल होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, वाउचर के रिस्पेक्ट में मैंने हाईलाइट किए हुए जो मेन पॉइंट्स हम लोग को इसमें डिस्कस करने हैं। देखिए, वाउचर्स क्या है, एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब अल्टीमेटली खरीदने जा रहे हो, जैसे सोडेक्सो के कूपन हो गए, अगर आपने पिज्जा हट, डोमिनोज एक्सेट्रा के वो देखे होंगे वाउचर्स, या आपने गिफ्ट कार्ड्स भी देखे होंगे, अगर आप शॉपर्स शॉप से शॉपिंग करना चाहते हो या आप किसी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक गिफ्ट कार्ड बनवा दिया, उसको दे दिया कि भाई अपने पसंद से आप ले जाइए। गिफ्ट कार्ड क्या है, एक मनी वैल्यू है, वो एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका आरबीआई थ्रू रिकॉग्नाइज है, उसको हम मनी की तरह कंसिडर करते हैं और मनी जीएसटी की परव्यू में नहीं आता है, वो जीएसटी पे उस पे नहीं लगता है। तो यानी अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है लाइक गिफ्ट कार्ड एक्सेट्रा, तो वैसे ही वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि वो मनी के अंदर फॉल कर गया, मनी की डेफिनेशन में। अगर वो पीपीआई नहीं होता है वाउचर, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम के अंदर ले जाते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी। तो ईदर अ वाउचर कैन बी अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और इट कैन बी अ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम की तरह किस तरह, सपोज कीजिए आप बाद में पिज्जा हट पे या डोमिनोज पे जाते हो, आप वहां पे 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें उस कूपन को एडजस्ट करा देते हो तो उतना अमाउंट अकॉर्डिंगली हट जाता है। तो यानी ईदर तो इट विल बी अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और इट विल बी एन एक्शनेबल क्लेम। But in both the cases, it is neither a supply of goods nor a supply of services. तो देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन के क्या लिखा है, therefore it is clarified that irrespective of whether a voucher is being covered as a prepaid instrument as recognized by RBI or not, or the voucher is just an instrument which creates an obligation on the supplier to accept it as a consideration or part consideration, and the transaction in voucher themselves cannot be considered as either the supply of services of goods or supply of services. However, the supply of underlying goods, लेकिन जब आपने वो पिज्जा या डोमिनो वो पिज्जा या कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन करी है डोमिनोज पे या पिज्जा हट पे या फिर कहीं पे भी, तो जो आपने अल्टीमेटली खरीदा है वो प्रॉपर जो गुड्स है या वो सर्विसेज है वो फुल्ली टैक्स होंगे, उसमें टैक्स के अमाउंट में दिक्कत नहीं आएगी, यानी वो प्रॉपरली टैक्स होगा। यानी हाउएवर द सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर विच द वाउचर्स दे आर बीइंग यूज्ड एज कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन, दे मे बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी, प्रोवाइडेड कि वो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल होंगे तो अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगेगा, उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा रहा, केवल वो वाउचर्स को जो है उसको जीएसटी से हटाया जा रहा है। अब दूसरी चीज, अगर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यानी वाउचर सप्लाई हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स के बीच में, तो उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है। अब अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग हो रही है तो देखिए उस केस में क्या कह रहा है, एज द ट्रांजैक्शन इन वाउचर इज नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स nor the supply of services, therefore pure trading of vouchers in this case will be neither supply of goods nor supply of services and accordingly not leviable to GST as per section 9 subsection 1 of the CGST Act। लेकिन जब आपने उसके अगेंस्ट में एजेंट्स को कमीशन या फीस दिया तो उस एजेंट की जो कमीशन या फीस है वो डेफिनेटली टैक्सेबल होगी जीएसटी में। अब उस रिस्पेक्ट में वो एजेंट्स ने कुछ एडवर्टाइजमेंट करी उन वाउचर्स की, कुछ और अलग से को ब्रांडिंग करी, कुछ और प्रमोशन वगैरह के एक्सपेंस किए, तो उन एक्सपेंसेस
को भी टैक्स किया जाएगा, वो कोई टैक्स फ्री नहीं होंगे। तो इन सच केसेस द सेड सर्विसेज, सर्विस फी, सर्विस चार्ज, affiliate charge or any other amount for supply such additional services to the vouchers issuer as per the terms of contract would be liable to GST, यानी उन पे जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी के परव्यू से बाहर नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए आपने वो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है यानी वाउचर इशू किया, सामने वाली पार्टी ने लिया, बट वो उसको अल्टीमेटली फाइनली रिडीम नहीं करा पाया, मे बी फॉर एनी रीजन व्हाट्सोएवर। तो देखिए, आपने तो इश्यू किया डॉक्यूमेंट, सामने वाले ने लिया भी, तो उसकी इंटेंशन तो ये रही होगी कि अल्टीमेटली मुझे इसको यूज करना है, बट हो सकता है वो यूज नहीं कर पाए। अब क्या ऐसे में, देखिए जो इशूअर है उसके लिए तो वो इनकम हो गई क्योंकि उसके लिए रिडीम नहीं हो पाए उसके वाउचर्स। तो देखिए, समटाइम्स द वाउचर्स दे रिमेन अनयूज्ड, unredeemed at the end of their expiry period. In such cases, the businesses generally make the book adjustment and the accounts of the said amount on the account of unredeemed vouchers in their statement of income, और आप उसको as income दिखा देते हो अपने book adjustments में। तो value of such unredeemed vouchers accounted for in the statement of income is called breakage। उस term को, इस पूरे situation को हम क्या बोलते हैं? breakage। कि भाई हमने तो एक issue किया था voucher सामने वाला ताकि उसको redeem करा सके, बट टाइम लैप्स होने के बाद वो रिडीम नहीं हुए, तो वो एक ब्रेकेज हो गई चेन की, यानी वो अल्टीमेटली रिडीम नहीं हो पाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, अब जो हमने इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स में, क्या उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं? इसके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखिए, ऑलरेडी एक सर्कुलर आया हुआ है 178 जो हमें क्लियर करता है किसके रेस्पेक्ट में, अग्रीमेंट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि कब हम उसको मानेंगे कि भाई किसी ने जानबूझ के ऐसे नहीं किया होगा, क्या उसमें जीएसटी लायबिलिटी होगी, क्या नहीं होगी। तो उसी बात को, उसी प्रिंसिपल को लगाते हुए, it appears that the amount which is attributable to the non-redemption of the voucher, that is the breakage, would not constitute as a monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person. Therefore, no GST appears to be payable on such amount attributable to the non-redemption of the voucher. दैट मीन्स अगर नॉन रिडेम्पशन होती है वाउचर की, यानी ब्रेकेज होती है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बुक्स में बुक एडजस्टमेंट के तौर पे उसको एज इनकम रिफ्लेक्ट करो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो 4 नए सर्कुलर आए हैं, चाहे वो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो ओआईडीआर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना हो, या ईसीओ के केस में आईटीसी रिवर्सल के रिस्पेक्ट में कंसर्न हो, या फिर आपका वाउचर का हो, सभी आपको क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको यदि कोई भी डाउट है, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।